Hello guys, my name is CA Rishabh Kumar and you are watching CA Buddies Institute. So basically today in this video we are going to talk about in very brief कि आपके जो CA फाइनल का एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट है वो कैसे बायफिकेट हुआ है एंड क्या सही सीक्वेंस है इसे पढ़ने का कि जब हम मतलब अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जब हम सेकेंड टाइम रिवीजन कर रहे हैं तो हमें किस सीक्वेंस में इसे पढ़ना सही रहेगा ताकि मतलब हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सके क्योंकि जब मैं सीए पास हुआ और जब मैं सीए फाइनल का एग्जाम दे रहा था तब मेरे लिए भी सबसे टेरिबल और द हॉरिफाइंग सब्जेक्ट ऑडिट ही था। आई थिंक इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो सीए बच्चा देता है ना, वेदर वो सीए इंटर का हो या फाइनल का हो, सब उसके लिए सबसे डरावना चैप्टर ना सब्जेक्ट ऑडिट का ही होता है। तो लेट्स गो इनटू फर्दर डिस्कशन कि मतलब क्या होता है। जैसे कि लेट्स से कि आप कोई भी ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म करते हो तो बेसिकली वो 4 फेजेस में डिवाइड होता है। अब वो 4 फेजेस आपका क्या हो जाता है? पहला फेज आपका हो जाता है एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस एनालिसिस। सेकेंड फेज हो जाता है आपका प्लानिंग फेज। फोर्थ इज थर्ड इज द एग्जीक्यूशन एंड फोर्थ इज द कंप्लीशन फेज। नाउ एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस एनालिसिस क्या होता है? अब एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस एनालिसिस से हमारे दो स्टैंडर्ड्स डील करते हैं। पहला SQC 1 एंड द LC 220। नाउ एक्सेप्टेंस दैट मींस इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट जहां पे SA 510 का एप्लीकेशन होता है एंड द कॉन्टिन्यूअस जहां पे रिकरिंग ऑडिट का केस होता है। तो बेसिकली जब भी हम कोई ऑडिट असाइनमेंट और एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो हम ना सर्टेन चेक्स परफॉर्म करते हैं जो कि हमें SA 220 एंड SQC 1 के अंदर बोला गया है ना। वो चेक्स क्या होते हैं मैं ब्रीफ में बताता हूँ। जैसे कि आपके क्लाइंट मैनेजमेंट और TCWG का आप एटीट्यूड देखोगे टुवर्ड्स सिलेक्शन ऑफ और इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उनका इंटीग्रिटी देखोगे, वेदर जो बिजनेस वो कर रहे हैं वो एथिकल मैनर में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप अपना कोर कॉम्पिटेंसी देखोगे, कैपेबिलिटी देखोगे, इंक्लूडिंग टाइम देखोगे कि मतलब आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेस है कि नहीं उस पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। आप फिर देखोगे कि मतलब जो आपके एंगेजमेंट टीम में है वो क्या मतलब इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट बेसिकली द एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस एनालिसिस में हम ये चेक करते हैं। प्लानिंग फेज बेसिकली अब क्या होता है, यहाँ से अब हमारा एक्चुअल जो आपका जो 19 चैप्टर है उसको कैसे डिवाइड किया मैं डिवाइड करूंगा कि प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड द कंप्लीशन फेज में। आप एक फेज और इंक्लूड कर सकते हो जिससे हम बोल सकते हैं रिपोर्टिंग फेज, बट मैंने रिपोर्टिंग फेज को आपके कंप्लीशन फेज के अंदर ही कवर अप किया है। तो जैसे कि प्लानिंग फेज बेसिकली चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 हमारे प्लानिंग फेज से डील करता है। नाउ आपके जो चैप्टर 3 में एक एक स्मॉल पोर्शन आता है जिसे एग्जीक्यूशन बोलते हैं। ये बेसिकली हमारे ये जो है एग्जीक्यूशन फेज में कवर होना चाहिए, बट आईसीआई ने इसे मतलब आपके प्लानिंग फेज मोस्टली मतलब आप चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो देखो मोस्टली आपके प्लानिंग फेज से ही डील करता है। बट यहाँ पे उन्होंने कुछ सर्टन पोर्शन एग्जीक्यूशन वाला भी घुसा दिया है, मतलब सर्टन एसेस जो कि एग्जीक्यूशन वाले पार्ट से डील करता है उसे प्लानिंग फेज में घुसा दिया। तो बेसिकली चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 आपका प्लानिंग फेज से कर रहा है। तो जब भी आप मतलब फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो, मतलब फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर 1 को आप उठाओ क्योंकि SQC 1 एंड SA 220 आपको पूरा ओवरव्यू एक अंडरस्टैंडिंग देगा कि मतलब क्या क्या चेक्स हमें परफॉर्म करने चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट। क्या मतलब एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एंगेजमेंट टीम का मतलब क्या होता है, आपके EQCR का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो ये सब चीज मतलब आप पढ़ के जब प्लानिंग फेज और एग्जीक्यूशन और कंप्लीशन में जाओगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। नाउ आपके जो एग्जीक्यूशन फेज में बेसिकली चैप्टर 2 एंड चैप्टर 5 आपके एग्जीक्यूशन से डील करता है। चैप्टर 2 आपके जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी एंड द एविडेंस ऑडिट एविडेंस है। नाउ एग्जीक्यूशन फेज के बगल में आप देख रहे हो कि मैंने एक वर्ड मेंशन किया, इट्स द EGA। EGA बेसिकली क्या हो गया? एविडेंस गैदरिंग एक्टिविटी। बिग 4 और बिग 6 में और एट अ ग्लोबल लेवल द EGA वर्ड जो टर्मिनोलॉजी है बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। It's basically relate to the like you can say that for example FSLI आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी भी लाइन आइटम को ले लो, लेट्स से पेरोल। तो पेरोल के ऊपर जो भी आप ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करोगे या जो भी आप एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे उस एक्टिविटीज को सेटिस्फाई मतलब अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप जो भी एविडेंसेस क्लाइंट से ऑब्टेन करोगे उसे हम
बोलते हैं EGA, दैट मीन्स द एविडेंस गैदरिंग एक्टिविटी। एंड जैसे कि पता आपको बेसिकली आप ये चीज पता है कि जो एक फर्म LLP या सोल प्रोप्राइटर है जो कि आपका फुल टाइम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज अ मेंबर ऑफ ICAI, वो दो टाइप की सर्विसेज दे सकता है। एक अश्योरेंस सर्विस हो गया, एक नॉन अश्योरेंस सर्विस हो गया। अश्योरेंस सर्विस जहां पे मतलब ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, जैसे कि आपको पता होगा कि बेसिकली ओपिनियन लाइक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो गया, या एडवर्स ओपिनियन हो गया, या क्वालिफाइड ओपिनियन हो गया, या क्लीन ओपिनियन हो गया। तो ये ओपिनियन अपना एक्सप्रेस करते हैं ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर कि नहीं है ना। अब जो अदर देन द अश्योरेंस पार्ट है, तो वहां पे और कैसे कि स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ सर्विस दे रहा है, जो कि आपका चैप्टर 8 में डील करता है। आप कुछ रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो, जो कि आपका चैप्टर 9 हो गया। आप कहीं पे रिव्यू परफॉर्म कर रहे हो, जो कि आपके चैप्टर 10 में डील कर रही है। आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या अदर अश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो, जो कि आपका चैप्टर 11 से डील कर रहा है। आप ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन या फॉरेंसिक अकाउंटिंग रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं, जो कि आपको चैप्टर 17 से डील कर रहा है। आप एक न्यू टाइप्स ऑफ एरिया और निकल के है, जहां पे स्कोप ऑफ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बढ़ गया इमर्जिंग सर्विस एरियाज। इमर्जिंग जहां पे मतलब ESG रिपोर्टिंग करना मस्ट है। अगर आप मतलब रिलायंस के ऑडिट रिपोर्ट को देख लो, सॉरी एनुअल स्टेटमेंट को देख लो, या आप एप्पल के देख लो, या आप इंफोसिस के उठा लो, या आप HUL के उठा लो, तो यहाँ पे आपको उनके एनुअल स्टेटमेंट में और द एनुअल रिपोर्ट में आपको स्पेसिफिक सेक्शन मिलेगा जो कि ESG से डील करता है, बेसिकली द एनवायरमेंटल, सोशल एंड द गवर्नेंस पार्ट से डील करता है। इट इज वन ऑफ द की क्राइटेरिया। नाउ अगर आज के समय आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एट अ ग्लोबल लेवल प्रेजेंट करना चाहते हो, तो ESG रिपोर्टिंग इज अ मैंडेटरी पार्ट। नाउ अब आप जैसे कि पता चल गया आपका अश्योरेंस, नॉन अश्योरेंस। अब इस दोनों को सपोर्ट करने के लिए ICAI जो आपका फर्दर जो चैप्टर्स कौन कौन से हैं, आपका डिजिटल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, आपको मतलब डिजिटल इन्वायरमेंट में ऑडिट करना आना चाहिए, जो कि आपको चैप्टर 12 समझाएगा। ग्रुप ऑडिट, जहां पे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल रिलायंस के अंदर वेरियस SBUs है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स है, जिसका आप ऑडिट करोगे। तो ग्रुप ऑडिट आपको गाइडेंस देगा कि आप वहां पे प्लानिंग कैसे परफॉर्म करो। स्पेशलाइज्ड फीचर ऑफ ऑडिट ऑफ अ बैंक एंड NBFC, जब आप किसी बैंक या NBFC को ऑडिट करोगे, तो आपको चैप्टर 14 गाइडेंस देगा कि किस किस पॉइंट्स का आपको ख्याल रखना है, क्या क्या कंसिडरेशन अपने माइंड में रखने हैं फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग ऑडिट ऑफ अ बैंक और NBFC। आप जब किसी गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करोगे या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का ऑडिट करोगे, तो आपको चैप्टर 15 गाइडेंस देगा कि मतलब किस किस पॉइंट्स का आपको ख्याल रखना है, बेसिकली द PSU ऑडिट। आप जब किसी एंटिटी का एज अ इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हो, या मतलब आप इंटरनल ऑडिट के एज अ एम्प्लॉय आप मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अंदर इंटरनल ऑडिट डिवीजन में एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हो, तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं, तो ये चीज आपको बताएगा। एंड इमर्जिंग एरिया ऑल्सो, मैंने यहाँ पे मेरा डालने का रीजन ये है कि भाई आप जब इमर्जिंग एरिया पे आप अपना सर्विसेज भी दे सकते हो, बट आपको सर्विसेज देने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने, क्या क्या चीज आपको ध्यान रखने, तो आपको वो चीज भी आपको चैप्टर 18 में मिलेगी। एंड अब सबका बाप मतलब इसके बिना तो ऑडिट पढ़ भी नहीं सकते आप, मतलब ना बाबा ना हो तो बेसिकली चैप्टर 19 प्रोफेशनल एथिक्स एंड द लायबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर, इट डील्स विद योर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू आर डूइंग अ मिसकंडक्ट एक्टिविटी, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक कहीं पे आपको देना चाहिए था एडवर्स ऑफ ओपिनियन, बट आपने दे दिया क्लीन ओपिनियन। तो उस केस में एक CA की हु इज अ मेंबर ऑफ ICAI, उसकी ऑब्लिगेशंस क्या होगी, उसकी लायबिलिटी क्या होगी, वो आपको चैप्टर 19 बताएगा। ओके, सो बेसिकली ये आपका था ओवरव्यू ऑफ CA फाइनल सिलेबस ऑफ ऑडिटिंग। सो नाउ बस इतना ही। आप कुछ मतलब पढ़ने से पहले जब भी आप फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहे हो, मतलब मैं कुछ पॉइंट्स फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ इन समराइजेशन। चैप्टर 1 को आप सबसे पहला चैप्टर 1 को पढ़ना स्टार्ट करो, वेदर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो। सेकंड, आप मतलब प्लानिंग फेज उठाओ, एग्जीक्यूशन फेज उठाओ, देन कंप्लीशन फेज। यहाँ पे मेजोरिटी आपका एटलीस्ट 55% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा।
अब आपका जो रिमेनिंग 45 जो 45 के लिए आपको पढ़ना है, उसमें से आप फिर आप अदर सर्विसेज उठा लो, और सबसे लास्ट में आप उठाना आपका चैप्टर 14, स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग बैंकिंग एंड एनबीएफसी बैंक, जो मतलब बैंक ऑडिट एंड एनबीएफसी ऑडिट से रिलेट करता है। और यहाँ पे भी अगर आपके पास टाइम कम बचा है तो इसको जस्ट आप एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से पढ़िए, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है। अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेजेस आप देखोगे तो आई थिंक मोर देन 100 और 120 पेजेस आपका मॉड्यूल का कवर कर रहा है। बट इन टर्म्स ऑफ द कवरेज ऑफ द नंबर कुछ सिग्निफिकेंट नहीं पूछता। हाँ, नसीब खराब रहे तो कहीं से भी आईसीआई पूछ देता है। अभी मे 24 वाले जीएसटी पेपर में ऐसा ही हुआ था। ओ होप शो कि मतलब ठीक है, बट आईसीआई का कोई गारंटी नहीं है। बट हाँ, अगर आपके पास टाइम ना हो तो मतलब जो अदर देन 14 चैप्टर नंबर 14 है, इसको तो आप अच्छे से करके जाओ। एंड जो 14 चैप्टर इसको जस्ट एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से आप पढ़ लो, definitely you will pass with a flying color. So thank you for watching this video. Stay connected, stay happy, and soon become chartered accountant.